हेलो क्लास 9, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को पता है इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे से टॉपर बनने का एक प्रकार सा यहाँ पर सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है अगर नए स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का साइंस MIQ एंड MCQ क्वेश्चन। ठीक है, ये जो रहेगा आपके ग्रेविटेशन फिजिक्स का है। ठीक है, और जैक बोर्ड जो विद्यार्थी होते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको 25 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप चैनल या फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर पीडीएफ। व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको जाकर के फॉलो करना है, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, कॉपी नोटबुक ले लेना है, सभी को नोट डाउन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार का है, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उसका ऑब्वियसली 1/9 भाग रह जाएगा। अब कैसे, तो सबसे पहले न्यूटन के नियम के अनुसार F दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/d का स्क्वायर होता है। यदि दूरी 3 गुनी हो बढ़ेगी तो बल भी 1/3 यानी 1/9 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पिंड है और यहाँ पर एक पिंड है। ठीक है, यही दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, 3 गुना मतलब ज़्यादा करने पर, तो 3 गुना करेंगे तो यहाँ और यहाँ हो जाएगा, तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो कम लगेगा। और यही अगर दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर दूरी को बढ़ा देने पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 भाग रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने में, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा। दो वस्तुओं में से एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा, तो 2 गुना होगा। ठीक है, बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये आपको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर पता है। एक द्रव्यमान 2 गुना होने से बल भी सीधा 2 गुना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका 2 गुना। 2 गुना क्या होगा, बल 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर 10 kg का वस्तु का भार कितना होगा। यानी पृथ्वी पर 10 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है तो पृथ्वी उसको कितने न्यूटन से खींच रहा है, तो मतलब कि उसका एक वेट निकालना होगा, भार निकालना होगा। तो भार का एक फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, W बराबर 10 × 9.8 तो हो जाएगा आपका आंसर 98 न्यूटन। ये पृथ्वी इतना वर्ष से वस्तु को खींच रही है अपनी ओर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के सेंटर पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, 9.8 होता है, या फिर 0 होता है, या फिर पृथ्वी की सतह के बराबर होता है, या अनंत होता है। तो आपका आंसर होगा 0 होता है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक होने से पृथ्वी के केंद्र किसी वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है, W = mg, इसलिए भार भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने में, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर, जैसे एक प्रकार हम लोग पढ़े हैं, ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपका आंसर होगा W बराबर, यहाँ पर W बराबर नहीं लेना है, हमको लेना है गति के तीसरे समीकरण से। गति के तीसरे समीकरण से ये
हल हो जाएगा और आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो देखिए गति का तीसरा समीकरण क्या है। तो आपका हो जाएगा गति का तीसरा समीकरण, ध्यान दें, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो याद है कहा जा रहा है एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की और 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, मतलब कि भी आपका जीरो हो जाएगा, भी आपका यानी अंतिम वेग जो जीरो हो जाएगा, और यू जो है आपका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर 2 लिखेंगे हम लोग, ए रहने दीजिए, एस भी रहने दीजिए, बराबर भी स्क्वायर जीरो हो जाएगा और यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दें वो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वहाँ पर जी लिखेंगे और एच लिखेंगे, और जब किसी वस्तु को क्षैतिज में फेंका जाता है तो वहाँ पर जी तो लिखेंगे ही, लेकिन वहाँ पर जी नहीं लिखेंगे, वहाँ पर लिखा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण। और जहाँ ऊपर की ओर फेंका जाता है वहाँ जी लिखा जाता है और एच लिखा जाता है, और जहाँ नीचे की ओर क्षैतिज में फेंका जाता है वहाँ पर एस लिखा जाता है और जी लिखा जाता है। ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ ध्यान दें, यह फॉर्मूला पर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर होगा जीरो का स्क्वायर बराबर यू हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस होगा 2 और जी का मान 10 है और एच हमें निकालना है क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, तो 0 0 होगा, यहाँ पर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा हमारा, और अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एच हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, ये यहीं पर रहेगा, एच यहाँ रखेंगे और 1600 इसको डिवाइड करेंगे 20 से, ये 0 0 कट जाएगा, ये 8 बार में 80 बार में, तो आपका आंसर होगा 80 मीटर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसको हम लोग गति के पहले समीकरण से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण है v = यू प्लस जी टी। अब यहाँ पर जी क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे का खेला हो रहा है इसीलिए जी आया। तो ऊर्ध्वाधर में हुआ तो इसीलिए जी आया, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन लग रहा है, इसीलिए गुरुत्व त्वरण। तो एक वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो भी का आपका मान होगा, यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, जब किसी वस्तु को छोड़ा जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, इसलिए भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 होगा प्लस 9.8 और टी जो होगा वहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना है इसलिए यहाँ पर 3। जब आप 9.8 को 3 से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने गुना किया। उसके बाद भी = 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 294 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी अंतिम वेग। गिरने के बाद वस्तु का अंतिम वेग इतना ही रहेगा। तो अब आपका आंसर 29.4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो तब आपको एक 1/6 से मल्टीपल करना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे आप। इसको काटिए, 10 बार में 100, आपका आंसर क्या होगा 100 न्यूटन। पृथ्वी पर इसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वह पृथ्वी की अपेक्षा ये बड़ा 6 गुना होता है उसका निकालने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 30 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। यानी चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, भार बदल जाता है। ठीक है, भार बदल जाता है। पृथ्वी जितना गुरुत्व त्वरण से खींचता है उसकी अपेक्षा में चंद्रमा उतनी अपेक्षा में नहीं खींचता है, इसीलिए वहाँ पर हर वस्तुओं का द्रव्यमान यानी भार हल्का होता है, भार कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा में। अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर, द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता, यह पदार्थ की मात्रा है ये जो स्थिर रहता है, केवल भार बदलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 2/m² क्षेत्रफल 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तब गणना करें। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
दाब बराबर बल बटा क्षेत्र, तो 200 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, पास्कल निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, हमें निकालना है दाब। ठीक है, दाब निकालना है, इसीलिए हमें फॉर्मूला दाब का अपनाना पड़ेगा। 2/m² क्षेत्रफल बराबर 200 न्यूटन है। क्षेत्रफल पर 200 न्यूटन बल लगाया जाता है, तब दाब का गणना करना होगा कितना पास्कल है। तो दाब बराबर होता है बल बटा, यानी F बराबर A, FA, यानी F हो गया आपका फोर्स, ए हो गया एरिया। तो F कितना है, F आपका हो जाएगा 200 न्यूटन, यहाँ पर देख सकते हैं। और एरिया कितना है आपका, एरिया हो जाएगा 2, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो 100 आएगा, तो वो 100 आएगा पास्कल, और यूनिट आपका पास्कल है आपका। ठीक है, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, एक नुकीली कील लकड़ी में आसानी से घुस जाती है क्योंकि बल कम लगता है, क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ध्यान दें, किसी क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर, क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ जाता है। देखिए, एक नुकीली चीज़ किसी बड़े क्षेत्रफल पर, ये मान लीजिए आलू है, और यहाँ पर एक नुकीली चीज़ इसमें प्रवेश कीजिएगा, तो क्या इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? ज़्यादा तो नहीं है, इसीलिए इसमें कम दबाव पड़ेगा और आसानी से ये अंदर चल जाएगा। और यही अगर इतना मोटा चीज़ आप इसमें प्रवेश कराते हैं तो इसमें ये बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूक्लिया सिरा क्षेत्रफल कम कर देता है, जिससे समान बल अधिक पैदा करता है और आसानी से प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व इतना है, क्या यह पानी में डूबेगा? तो इसको निकालना होगा आपको। यहाँ पर ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 0.8 है, डेंसिटी इतना है, क्या यह पानी में डूबेगा या तैरेगा? तो यह तैरेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है, तो ऑब्वियसली है 1 से कम है, ठीक है, तो वह पानी में तैरती है। पानी का अपेक्षित घनत्व 1 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, 500/g के मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या यह पानी में डूबेगा? पानी का घनत्व इतना है, तो आपका आंसर होगा हाँ डूबेगा, क्योंकि ये पैकेट के घनत्व द्रव्यमान आयतन इतना है, क्योंकि ये पानी के घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए यह आसानी से डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन, तरल में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? मान लीजिए किसी टब में कोई वस्तु डूबी हुई है, आंशिक रूप से डूबी हुई है, तो उस पर ऊपर की दिशा में जो बल कार्य करता है, तो उस बल का नाम क्या है? उत्प्लावन बल है। ठीक है, उत्प्लावक बल। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूरी रूप से डुबाया जाता है, तो पदार्थ ऊपर की ओर बल एक महसूस करता है। ठीक है, उसी बल को उत्प्लावन बल कहेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया उससे पढ़ लीजिए। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, इसका कारण है? क्या कारण है? कील भारी है। देखिए, जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के बराबर है, कील पर उत्प्लावकता बल अधिक है, जहाज का आयतन कम है। तो ध्यान दें, कील जो है, कील का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान से कम है, और कील का जो द्रव्यमान है वो पानी के द्रव्यमान से कम है, और तो कील पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, उत्प्लावन बल कम लगता है, इसीलिए वो आसानी से डूब जाता है। और जबकि लोहे का बना जहाज का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है या फिर बराबर होता है। जब उस पर किसी जहाज को पानी में प्रवेश कराया जाता है, जब उसे पानी में भेजा जाता है, तो वो जितना पानी को विस्थापित करता है वो अपने द्रव्यमान के बराबर विस्थापित करता है, इसीलिए वह अपने भार के बराबर विस्थापित करता है पानी को। ठीक है, तो इसीलिए वह डूबता नहीं है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जी और जी में क्या अंतर है? छोटा जी और
बड़ा जी में क्या अंतर है, या फिर क्या संबंध है। जी बराबर जी एम आर स्क्वायर, या फिर जी बराबर जी एम आर स्क्वायर, या फिर जी बराबर जी एम आर स्क्वायर, या फिर छोटा जी बराबर जी आर स्क्वायर ऊपर में जी एम। तो आपका आंसर होगा जी बराबर बड़ा जी एम आर का स्क्वायर। इससे 9.8 का फॉर्मूला 9.8 निकल आता है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर ध्यान दें कि बताया क्या जा रहा है कि गुरुत्व त्वरण जी पृथ्वी का द्रव्यमान और एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलेगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, त्रिज्या कम होगा मतलब उसका आकार भी थोड़ा छोटा हो सकता है, और द्रव्यमान समान रहे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हर में है इसलिए आर के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, याद रखेंगे आप। 17 नंबर क्वेश्चन, निर्वात वैक्यूम, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है। ठीक है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं है। निर्वात में एक लोहे की गेंद और प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होगा, लोहे की गेंद पहले गिरेगी या प्लास्टिक की गेंद पहले गिरेगी, दोनों साथ गिरेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ निर्वात होता है वहाँ पर कोई दबाव नहीं लगता है, यानी प्रेशर नहीं लगता है ऊपर की ओर, तो दोनों साथ ही गिरेगा। निर्वात मतलब वायु का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, मतलब वहाँ पर वायु ही नहीं रहेगा तो क्या प्रतिरोध करेगा, ऊपर की ओर नहीं होता है। जैसे गुरुत्व त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने में, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई इकाई क्या है, तो आपको आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने में, 20 केजी के द्रव्यमान को पृथ्वी पर भार न्यूटन में कितना होगा, तो आपको इसको W बराबर mg से करना होगा, mg 20 केजी है, इसको 90.8 से मल्टीपल करना होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ ध्यान दें आपका 196.0 न्यूटन आता है, मतलब लगभग 200 न्यूटन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि वस्तु का वेग ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो जी का चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा। रुकिए ध्यान दें, ऊपर की ओर नहीं होता है, नीचे की ओर होता है। यदि वस्तु का वेग ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वेग तो घटता जाएगा, इसलिए जी का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले व्याख्या को देख लीजिए। जब वस्तु ऊपर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है और वेग ऊपर की जा रही है तो यहाँ पर घटेगा। ठीक है, जब नीचे जाएगा तो प्लस होगा, विरुद्ध कार्य करती है इसलिए वेग घटता है और त्वरण को -g लिया जाता है। 21, चंद्रमा की सतह जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, चंद्रमा की सतह जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 भाग होता है, याद रखेंगे। चंद्रमा का आकार द्रव्यमान कम होने से वहाँ गुरुत्व खिंचाव बहुत कम होता है, इस कारण से यहाँ का पृथ्वी पर वस्तुओं का भार जितना होता है उससे 1/6 भाग वहाँ पर उस वस्तु का भार होता है। 22 क्वेश्चन है आपके सामने में, और 3 क्वेश्चन है उसे कर लेंगे और वीडियो समाप्त हो जाएगा हमारा। 22 क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ओम का नियम। तो आपका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। इलेक्ट्रोमीटर घनत्व के आधार पर काम करता है और जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, तरल का वह गुण जिसके कारण वह डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है उत्प्लावकता कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्क्वायर सर्कल सी पर पानी का घनत्व क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बी, 1000 प्रति केजी मीटर क्यूब। यह पानी का अधिकतम घनत्व होता है और ये आपका घनत्व का मात्रक है, यूनिट है, केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है, केंद्रीय बल, प्रतिकर्षण बल, क्षीण बल। आपका आंसर होगा केंद्रीय बल होता है। यह दो पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, दोनों वस्तुओं के बीच काम करता है। आई होप आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करना प्लीज़, और कहीं मुझसे मिस्टेक हो तो माफ़ करें। ठीक है, और फिजिक्स जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, सब्जेक्ट है, विषय है। ठीक है, अगर फिजिक्स आपको बोरिंग लग रहा है तो पढ़ाने वाले ही बोरिंग है। ठीक है, और क्योंकि ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें दिलचस्पी लाएंगे तो अच्छे तरीके से सीखेंगे और
अच्छे इसमें नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मैंने इसमें सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा और वहाँ पर आप कर सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।